Hello students, I hope your preparation is going well, and in addition to it, I am here with a series of solution of class 10th model paper issued by JAC board. Please focus, it will be an awesome series. This is a little bit about me, and do like the video if you really like it. If you have any query, please comment below the video. I will reply as soon as possible. So let's start with the solution of class 10th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको हल करने के का पहला तरीका तो यही है जो हम लोग हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं कि 156 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे 78 दूना 156, 39 दूना 78 और 3 गुणे 13 39। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या आएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अगर हम ऑप्शन पे नज़र दौड़ा लें, अगर हम ऑप्शंस को देखें ध्यान से, तो हमारा जो 156 है ये 11 से नहीं डिवाइड होता है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ 11 यहाँ पर भी है। और बी और डी में अगर हम देखें तो इसको हम देखते हैं कि 7 से भी ये 156 डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो बच रहा है हमारे पास वो ऑप्शन बी है, जो कि इसका आंसर होगा। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा फैक्टर कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में के मल्टीप्लिकेशन के रूप में। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं गुणा करके बारी बारी से, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत प्रसार कब होता है किसी फ्रैक्शन का, जब कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 आए, तो कैसा प्रसार होगा, शांत प्रसार। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। 6/15 है, डिनोमिनेटर 15 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो हमारा आएगा 2/5। हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि 2 या 5 है या दोनों ही है डिनोमिनेटर में, तो उसका प्रसार शांत होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अशांत प्रसार कैसा होता है, अगर 2 5 के अलावा कोई और डिजिट है तो उस फ्रैक्शन का प्रसार हो जाएगा अशांत। जैसे 1.333 ये संख्या कैसी है, ये अशांत है। और अशांत होने के साथ साथ ये आवर्ती भी है, क्योंकि 3 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है। अच्छा, अशांत अनावर्ती क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है लेकिन अशांत है, जैसे 1.31 311 3111 ऐसे। इसमें देखिए रिपीटिशन नहीं हो रहा है और ये संख्या अशांत है, तो इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती, इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। और जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो बहुपद, कोई भी बहुपद px जो x के फॉर्म में है उसके शून्यक बताने हैं। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक, अगर बहुपद के शून्यक में अगर x वेरिएबल के रूप में बहुपद दिया हुआ है तो x की वो वैल्यू जिन पे बहुपद का मान 0 हो जाए। किसी भी बहुपद को हम जब सॉल्व करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उससे हमें पता चल पाता है कि
ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन सी x की वैल्यू है जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो जा रही है। सपोज करिए कोई इक्वेशन है x² - 5x + 6, मान लीजिए बहुपद है px = x के रूप में। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक -3 एक -2। तो x की ये जो दो वैल्यूज हैं इनको अगर हम क्रमशः इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि -3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगी, -2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगी। यानी कि ये -3 और -2 क्या है, ये शून्यक हैं। शून्यक इसलिए हैं क्योंकि ये बहुपद को शून्य कर देते हैं। ग्राफ के जरिए अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए कोई ग्राफ है, बहुपद px का ग्राफ मान लीजिए ऐसे आता है, x एक्सिस पे ये हो गया हमारा और y एक्सिस पे बहुपद हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि px की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे हो रही है, किस किस पॉइंट पर हो रही है, उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। तो एक यहाँ पर हो रही px की वैल्यू 0, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो यानी कि 3 पॉइंट ऐसे हैं, यानी कि 3 x की ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पर px का मान 0 हो जा रहा है। तो यानी कि px के कितने शून्यक हैं, 3। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ में px की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 0 हो जा रही है। एक इस पॉइंट पर, दूसरा यहाँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं हम, एक इस पॉइंट पर px की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर। यानी कि 4 पॉइंट कुल ऐसे हैं जहाँ पर px 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यक होंगे 4। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, वही उसके उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो हमारा ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इसकी शून्यक संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो हम जानते हैं कोई भी बहुपद होता है ax² bx + c के फॉर्म में है अगर, और हम ये मान लें कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो हम यहाँ से कंपेरिजन करके शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू, x के कोफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ पर -7 है, तो ये हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी आई, -7। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि शून्यकों का योग क्या आया, +7। तो हमारे शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 7। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c क्या है, यहाँ पर c 12 हो जाएगा, अचर राशि, यानी कि c यहाँ पे हो गया 12 और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 आई थी। यानी कि शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से शून्यकों का अगर योग पूछेगा तो अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा c/a। आप दोनों ही निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इनमें हम देखेंगे x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या बराबर है। अगर बराबर है तो दो केस बनते हैं, एक तो वे रेखाएं या तो समपाती होंगी, दूसरा समांतर हो सकती हैं। अब C1 C2 का रेशियो देखेंगे। अगर C1 C2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर आ जाता है
इसका मतलब वो रेखाएं समपाती हैं, और अगर बराबर नहीं आता है तो समांतर हैं। समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक रेखा पर दूसरी रेखा समपाती हो जाएगी तो हर पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, और एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी पहली रेखा दूसरी रेखा को, तो इसलिए कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। तो यानी कि दो रेखाएं अगर समपाती होंगी तो उनके अनंत हल होंगे, और अगर समांतर होंगी तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिल रही हैं। जब कहीं नहीं मिल रही तो प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही, और प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो कोई हल नहीं होगा। तो समांतर होने के केस में कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन में देखेंगे, हमसे पूछा है कोई हल नहीं होगा, यानी कि समांतर होना चाहिए, और समांतर का केस हमने बताया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा ही, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तभी वो क्या होगा? समांतर होगा, और समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। ऑप्शन बी और डी को ध्यान दें अगर, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है दोनों में ही। इस केस में क्या होता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर a1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। जो ऑप्शन ए है ये समांतर रेखा, ऑप्शन बी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है समपाती रेखाओं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? हमसे पूछा गया है। तो जैसा हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि हमें क्या करना है, पहले a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकाल करके देखना है कि क्या ये बराबर हैं कि नहीं है। तो देखते हैं, तो a1 क्या है? 1, और a2 क्या है? 3, तो 1/3। b1 क्या है? -1, और b2 क्या है? -2। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल। तो इन प्रकार के प्रश्नों में हम देखते हैं कि जैसे किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट इस लायक है कि आसानी से कट जा रहा है जोड़ने या घटाने पर, तो हम उसको हमेशा विलोपन विधि से ही हल करेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि y का कोफिशिएंट यहाँ पर +1 है, यहाँ पे -1 है, यानी कि अगर इनको जोड़ेंगे तो आसानी से y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। इनको जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 7x इक्वल टू 7। तो x कितना आया? 1। अब x की वैल्यू अगर किसी भी केस में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू पहले इक्वेशन में रखते हैं, तो 2 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा? 4। यानी कि हमारा x आया 1 और y आया 4, यानी कि ऑप्शन बी। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आई है तो हमेशा x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रखें इक्वेशन में और y की वैल्यू 4 रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 और y की वैल्यू 4 रखेंगे तो +4, ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, यानी कि 6 इक्वल टू 6 हो जा रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे रखेंगे तो 5 - 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक करके देख लीजिए। अगला है 7th के बाद 9th आ गया है, शायद 8th जो है नहीं प्रिंट हो पाया है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो कई बार ऐसा होता है कि समीकरण हमें सरलीकृत रूप में नहीं दिए होते हैं,
तो हमारे लिए पहचानने में दिक्कत हो सकती है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशंस को पहले सरल कर लेंगे। जैसे पहला इक्वेशन है, आप यहाँ देखिए, अगर x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर आएगा और वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, LHS और RHS में कट जाएगा। तो x का स्क्वायर जब चला गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरे में हम देखेंगे तो इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर आएगा लेकिन इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर ज्यों का तो बना रहेगा। और यहाँ पर जब हमारा ये आंसर मिल गया द्विघात समीकरण, तो हमको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर x की पावर 3 आएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, त्रिघात समीकरण हो गया। तो हमारा द्विघात समीकरण कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने हमसे पूछा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण इस फॉर्म में है ही। और मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम विविक्त कर या फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 3 केस बनते हैं इसमें, d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आएगी, या तो 0 के बराबर आएगी, या तो 0 से छोटी आएगी। अगर d 0 से बड़ा है तो मूल इसके होंगे वास्तविक, रियल और असमान। ठीक है, अगर 0 आता है तो वास्तविक तो होंगे ही, समान भी होंगे। और अगर 0 से कम आता है तो मूल इसके कैसे होंगे? काल्पनिक, या इसको कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं है। तो इस इक्वेशन के हमको पता करना है मूलों की प्रकृति, तो हम ठीक है d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? तुलना करने पर b इक्वल टू क्या है? 7 है, a क्या है? 1 है, और c क्या है? 6 है। तो d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो 49 माइनस 24, कितना आया? 25। यानी कि जो d की वैल्यू आई है हमारी वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, d की वैल्यू अगर 0 आ जाती तो r इक्वल r हो जाता, यानी कि रियल, और समान यानी कि इक्वल हो जाता। और d की वैल्यू लेस देन 0 होती तो मूल इसके क्या होते? काल्पनिक, या कह सकते हैं नॉट रियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, इसके मूल समान है। मूल समान है यानी कि d की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो d क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमारा है 0। b की वैल्यू क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1, c कितना है? k की वैल्यू ही निकालनी है। ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से 4 के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसका सार्वंतर पूछा है और श्रेणी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो सार्वंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस। और हमको ये ध्यान देना होता है कि हमको सेकेंड टर्म से पहला टर्म घटाना है या सेकेंड को थर्ड टर्म से ही घटाना है।
मतलब आगे आने वाले टर्म से पहले वाले को घटाना होता है। जैसे पहला टर्म यहाँ पर क्या है 24 और दूसरा है 21, तो हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा टर्म यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है 21, a1 कितना है 24, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -3। तो -3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2, 7, 12 का एंड सो ऑन का 10वां पद कौन सा होगा। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको निकालना है nth, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10वां टर्म निकालना है, तो यानी कि हमको T10 की वैल्यू निकालनी है। a कितना दिया हुआ है 2 पहला टर्म, और n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड में से पहला घटा देंगे, 7 में से 2 गए 5, तो डी क्या हो गया 5। तो हमारा आ गया 2 और प्लस 9 पे से 45 यानी कि 45 2 47। तो 10वां टर्म क्या होगा 47 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, समानुपाती, समांतर या लंबवत। तो समरूप त्रिभुज हम जानते हैं, मान लीजिए एक समरूप त्रिभुज है ABC और एक दूसरा समरूप त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज है जो त्रिभुज PQR के समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण A बराबर होगा कोण P के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC अगर समरूप है त्रिभुज PQR के तो सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब A के संगत कोण P है, B का संगत कोण Q है और C का संगत कोण R है। A का P, B का Q और C का R। भुजाओं की बात करें तो समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं, वो समानुपाती होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। कहने का मतलब है कि जो भुजाओं का रेशियो होगा, जैसे संगत भुजा AB के PQ है तो AB बाई PQ ये बराबर होगा BC बाई QR के, ये बराबर होगा AC बाई PR के। यहाँ देखिए AB की संगत भुजा PQ है, BC की संगत भुजा QR है और AC की संगत भुजा PR है। तो ये इनके रेशियो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, यानी कि भुजाएं क्या होंगी समानुपाती होंगी। अगर भुजाएं समानुपाती ना होकर के भुजाएं भी बराबर हो जाएं और कोण भी बराबर हो जाएं संगत, तो वो समरूप त्रिभुज नहीं होता, फिर वो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें DE पैरेलल टू BC है, BD दिया हुआ है 7.2, ये दिया हुआ है 7.2, AE दिया हुआ है 1.8, EC दिया हुआ है 5.4 और हमसे पूछा है AD का मान क्या होगा, AD की वैल्यू पूछा हुआ है ये चीज। देखिए एक प्रमेय हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से होकर जाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो वह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है वह रेखा। जैसे यहाँ पर DE BC के पैरेलल है तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का होगा। तो हम देख सकते हैं कि 1.8 का 3 टाइम्स है 5.4। हमसे पूछा है AD, तो AD का 3 टाइम्स क्या होगा 7.2, AD का 3 टाइम्स क्या होगा 7.2, तो AD कितना हो जाएगा 2.4, क्योंकि 2.4 का 3 टाइम्स करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। तो AD की वैल्यू कितनी आई 2.4। वैसे आप निकालना चाहें तो रेशियो बराबर ही होते हैं, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। AD तो हमें निकालना ही है, DB 7.2 दिया हुआ है, 1.8 अपॉन 5.4, ये डिवाइड करेंगे इसको
3 टाइम्स, तो AD क्या हो जाएगा 7.2/3 यानी कि 2.4, तो 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोड B का मान पूछा है। देखिए, जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो समकोण त्रिभुज को हम पहले चेक कर लेते हैं ये है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है AC यानी कि 12, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर इक्वल टू लंब, इसमें से कुछ भी आप लंब मान सकते हैं AB या फिर BC। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा, लंब के अलावा जो है वो आधार हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा आधार, तो यानी कि 6 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 6√3 का स्क्वायर 36 दिया 108 और प्लस 6 छंग 36, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 108 प्लस 36 144, यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा समकोण होगा। AC की वैल्यू होगी 12, BC की वैल्यू 6 दिया हुआ है और AB की वैल्यू 6√3 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कोण B कितना होगा। तो कोण B तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि 90 डिग्री है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा हमसे पूछ सकता है कोण A कितना है या पूछ सकता है कोण C कितना है, वैल्यू यही देगा AB AC और BC की, और हमसे पूछेगा कोण A क्या होगा। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जरिए कि tan A क्या हो जाएगा, tan A होता है सामने वाली भुजा बटे बगल वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा कौन सी है A के 6 और बगल वाली भुजा क्या है 6√3 मतलब एडजेसेंट जो इससे जुड़ी हुई है। तो 6 से 6 कट जाएगा 1/√3, तो यानी कि A की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1√3, तो A कितना आया 30 डिग्री। तो यानी कि A 30 डिग्री हो जाएगा, 90 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। जो भी एंगल आपसे पूछेगा आप उसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रूट में रहेगा, ये होगी इसके बीच की डिस्टेंस। तो बस x1 y1 यहाँ पर क्या हुआ है x1 है 2 y1 है 3 और x2 है 4 y2 है 1, तो वैल्यू रख देंगे। x1 की वैल्यू 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमारा आएगा 2 स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर फिर 4 यानी कि 8, तो हो जाएगा 2√2 यूनिट। तो डिस्टेंस कितनी आई 2√2 यूनिट। बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला रखना है और उसमें वैल्यू रख देनी है x1 y1 x2 y2 की, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2। अगर हमको इसका मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु इसका होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, ये होता है इसका मध्य बिंदु। हमसे पूछा है 2, 5 और 4, 7 का। 2, 5
और 4 7 का, इसका मध्य बिंदु बताना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 2 प्लस 4 बाई 2 करेंगे। तो 4 2 6 का आधा 3, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी y को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक भी करेंगे आप तो 6 ही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a 0 0 b 5 0 c 0 6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। जब एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि मूल बिंदु है, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं 0 0। b दिया हुआ है 5 0, यानी कि b हो जाएगा हमारा 5 0, यहाँ पर आएगा। और c जो है 6 0 6 है, ये c हो गया। तो इससे हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा, ये डिस्टेंस यानी कि 5, और ऊंचाई कितनी है, ये डिस्टेंस यानी कि 6। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 वर्ग इकाई। तो एरिया कितना आया हमारा, 15 वर्ग इकाई। इसके और भी तरीके हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 को एक बार और लिख लेंगे, x1 y1, और इसका आधा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा एरिया। x1 y1 कितना है, 0 0। x2 y2 कितना है, 5 0। x3 y3 कितना है, 0 6। और x1 y1 को एक बार और लिख रहे हैं तो 0 0 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ तो रहेगा ही, इसको जोड़ देंगे 13 गुणा करके, 0 को 0 0 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और फिर 0 यानी कि 30 आएगा टोटल। और माइनस कर देंगे इसका गुणा करके, 0 0 0 यानी कि 30 माइनस 0। तो ये कितना है हमारा, 1/2 इंटू 30 इक्वल टू 15 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो tan ए का मान क्या होगा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जल्दी से, समकोण त्रिभुज। और इसमें हम देखेंगे साइन ए, मान लीजिए एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। तो साइन ए कह रहा है 3/5, यानी कि साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि ये 3 है और ये 5 है। तो हम आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि √16। तो √16 का मान कितना होगा, 4, यानी कि ए भी हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमसे कह रहा है tan ए का मान क्या होगा। तो tan ए क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे, 3, और आधार कितना है, 4। तो tan ए का मान कितना हो जाएगा, 3/4। इसी तरीके से आप इसमें कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की, tan तो निकाल ही लिए हैं, बाकी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, कोसेक से कॉट सब कुछ। अगला क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कोण ए का मान पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और साइन ए हो जाएगा 1/√2। साइन ए अगर 1/√2 आया तो ए का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2, तो ए का मान कितना होगा, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। तो cos 48 माइनस साइन 42, देखिए इस क्वेश्चन को हम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो साइन को cos में चेंज कर लें या तो cos को साइन में चेंज कर लें। तो हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो cos को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये थीटा क्या है यहाँ पर 48 डिग्री। तो थीटा अगर 48 cos 48 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, साइन 90 माइनस 48। तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। अब cos 48 हो गया साइन 42 के बराबर। तो cos 48 की वैल्यू जब साइन 42 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि cos 48 माइनस साइन 42 की वैल्यू 0 होगी। यही हमारा आंसर होगा। भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो इसका हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मीनार हो गई और मीनार के पाद बिंदु यहाँ से एक बिंदु की दूरी क्या होगी, 30 मीटर है। और हमसे पूछा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमको h बताना है। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि h पता करना है, यानी कि हमको लंब पता करना है। और लंब किसके किसके फॉर्मूले में आता है, tan और cot के में, तो कोई भी यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए tan लेकर के चलते हैं, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 30, लंब बटा आधार। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30। तो h क्या हो जाएगा, 30/√3। इसमें अगर हर का परमीकरण हम करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा आएगा 30√3 अपॉन 3 से इसको काट देंगे तो 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और वृत्त में, वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो जब अनंत बिंदु होंगे तो हर बिंदु से होकर के एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। इसका मतलब स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। तो एक वृत्त से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, क्योंकि हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा सकती है और अनंत बिंदु है, तो स्पर्श रेखाएं कैसी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, अनंत। अगर कोई इसी में बाहर से पूछ ले कि कोई बाहर से किसी बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बाहर के एक बिंदु से सिर्फ 2 खींची जा सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ इक्वल टू 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान बताना है आपको। ये चित्र सामने दिख रहा है। हमको ये पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या को मिलाने वाली रेखाएं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे हमेशा लंब होती हैं। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, यहाँ ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी कि 180 हो गया। बचा 180, उसमें से 110 ये हो गया, तो 180 में से अगर 110 घटा देंगे हम तो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा हमारा, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त का परिमाप और उसका और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का परिमाप
क्या होता है 2 पाई आर। अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो परिमाप क्या होगा 2 पाई आर। ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो हमको त्रिज्या निकालनी है तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा 2 माइनस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो पाई तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब ये 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है, इसका मतलब r 0 हो सकता है और 2 माइनस आर ये 0 हो सकता है। तो यहाँ से 2 माइनस आर इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि 2 इकाई। तो 0 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है 2 मात्रक, यानी कि 2 मात्रक हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। मान लीजिए घोड़ा है और रस्सी से बंधा हुआ है, तो कितना एरिया कवर करेगा, एक सर्कुलर पाथ में कवर करेगा एरिया। तो ये जो रस्सी की लंबाई होगी वही इस सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी। तो रस्सी की लंबाई कितनी है 7 मीटर, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर। हमको क्या निकालना है, घोड़ा कितना भाग चर सकता है। तो घोड़ा ये पूरा एरिया चढ़ सकता है और यही पूरा क्या है सर्किल का क्षेत्रफल। तो सर्किल का क्षेत्रफल हमको कुल मिला के निकालना है। ये क्या होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू दी हुई है 7 गुणे 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 मीटर स्क्वायर, यानी कि घोड़ा 154 मीटर स्क्वायर एरिया को चढ़ सकता है। अगला हम देखते हैं, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, यानी कि लंबाई 12 मीटर, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। तो हम जानते हैं कि इससे एक क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड का शेप बनेगा, और क्यूबॉइड की जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है वो होती है √L² प्लस B² प्लस H²। यही जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगी वही उस बांस की लंबाई होगी। सबसे बड़ी बांस की लंबाई पूछा है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो L² यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9² प्लस 8²। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64। तो इसको जोड़ेंगे, 81 और 64 हो जाएगा 145, 145 और 144 हो जाएगा 289, और √289 का मान कितना होता है 17, यानी कि उस सबसे बड़े बांस की लंबाई कितनी होगी 17 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं लेस देन ए गाइव, मोर देन ए गाइव, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्रुप डाटा का है तो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ग्रुप डाटा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है मान लीजिए 5, 4 और 6, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमको ग्राफ खींचना है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं यहाँ पर ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, यहाँ पर लोअर क्लास अपर क्लास। तो हम एक्स एक्सिस पे या तो हम लोअर क्लास लेंगे या तो अपर क्लास लेंगे। तो मान लीजिए अगर हम अपर क्लास लेते हैं तो ये यहाँ पे 20 ले लेते हैं, इसका अपर क्लास 30 ले लेते हैं और इसका
40 ले लेते हैं। अब हमको दिखाना है कि 20 से कम वाले कितने डाटा हैं। मान लीजिए 20 से कम वाले 5 हैं, तो हम अपर ले रहे हैं तो 20 से कम का 5 मान लीजिए यहाँ आ गया। अपर क्लास हमने 30 लिया है, तो 30 से कम वाले कितने हो गए, 30 से कम वाले में ये भी इंक्लूड हो गया, तो 30 से कम वाले कितने हो गए, 5 और 4 9, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया। और उसके बाद 40 से कम वाला हम ले रहे हैं, यानी कि 40 से कम वाले में सारे आ जाएंगे, यानी कि 15 मान लीजिए यहाँ कहीं पर आता है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे एक ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को देखने से ही पता चल रहा है कि ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, क्योंकि हमने हमेशा लेस वैल्यू ली है। 20 से कम ली, फिर 30 से कम ली, फिर 40 से कम ली, तो कैसा ग्राफ बना, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कह सकते हैं या तो ओगायु कह सकते हैं। अगर हम मोर देन का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। इसको कहते हैं मोर देन ओगायु। इसमें एक जानने वाली बात यह है कि दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, लेस देन और मोर देन ओगायु जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वही इस ग्रुप डाटा का मीडियन बताता है। मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किए, तो ये पॉइंट जो होगा इस ग्रुप डाटा का क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो हमने लिया था 20 तक 5 है, 30 तक 5 और 4 9 है, और 40 तक 9 और 6 15 है। तो यही हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस पे दर्शाया था, वाई एक्सिस पे। दोनों के बीच हमारा ग्राफ आया, और ग्राफ कैसा मिला, लेस देन ओगायु, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेस देन ओगायु कर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये होता है। अब आप बताइए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, क्या वो टोटल पॉसिबल आउटकम से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई डाइस फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, तो उस पर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। मतलब 1 ना आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 6 होंगे। हमको जो चाहिए, क्या वो 6 से ज़्यादा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 6 हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम 1 आ सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास एक थैला है जिसमें एक ब्लैक कलर की बॉल है, हमको पता है, और कोई हमसे पूछे कि इसमें से हम बॉल निकालें और उसके येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमको तो पता है इसमें ब्लैक बॉल है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 से 1 हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। ना 1 से ज़्यादा होगी और ना 0 से कम होगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन अगर देखें एक बार, तो 2/5 ये तो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1.5 नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, और हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। बाकी 15% भी हो सकती है, 15% का मतलब 15/100, और अंश हमेशा हर से कम होना चाहिए। तो अंश यहाँ पर हर से कम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब होता है 72/100। यहाँ भी अंश हर से कम है, यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ भी अंश हर से कम है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर अंश हर से ज़्यादा हो गया तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कभी टोटल पॉसिबल आउटकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, और अंश में ये है और हर में ये है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में, या 0 और 1 भी हो सकती है। ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हमारे जो हैं सब्जेक्टिव हैं, इनको हम अगली कक्षा में हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।